वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ के बारे में हम बात करेंगे। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म डिनोटेशन होगा, या इसको कूलाम्स फोर्स भी हम बोल देते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, 2 नंबर के क्वेश्चन में जरूर आ जाता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ ऑब्लिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, ठीक है। तो आप एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर अपन बात करते हैं तो एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स आप देखते हो, ठीक है। तो मैं वही लेके इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक पोजीशन वेक्टर होता है, स्थिति सदिश होता है, r1 वेक्टर r2 वेक्टर, इस तरह से अपन काम में लेते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लेते हो बेटा, आई के। वाई एक्सिस में क्या लेते हो, जे के। जेड एक्सिस में के, ठीक है। ये चीजें आप अच्छे से जानते हो। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम इस तरह से। भाई मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ये तो एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है, और ये सपोज दैट क्या बेटा, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिन है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास में 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि Q1 चार्ज इस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, R1 वेक्टर है। क्या है, R1 वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट A ले रहा हूं मैं ना, इसको पॉइंट A कंसीडर किया है, और दूसरा चार्ज मेरे पास में यहाँ पे है पॉइंट B पे, और इसको चार्ज मैंने क्या लिया है यहाँ पे Q2, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, R2 वेक्टर है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हमारे पास में 2 चार्ज हैं, Q1 और Q2, और उनके पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 और R2। ये थ्योरी में लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डायग्राम देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट पॉइंट A एंड B, देयर पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर कोरस्पोंड, ठीक है। इस तरह से पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो लिख दोगे इस बात को। उसके बाद में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, देखो यहां से कि अब देखो क्या हो रहा होगा कि भाई Q1 Q2 पे फोर्स लगा हो रहा होगा, Q2 किस पे, Q1। अभी मैं मान के चलता हूँ कि सपोज दैट दोनों पॉजिटिव चार्ज है, कैसे भी हो सकते हैं, पर एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैं दोनों को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ। तो बेटा अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, Q1 Q2 पर किधर लगाएगा बेटा। मैंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लगते हैं, इसको बोलते हैं लाइन जॉइनिंग। बात समझ में आ गया? कभी भी ऐसे किसी एंगल पे फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, केंद्रीय बल बोलते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं, वो हमेशा 2 पॉइंटों को जोड़ने वाली रेखा के लाइन के अलोंग ही अप्लाई होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई कि Q1 Q2 पर लगाएगा तो सेम सेम में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये Q1 इस पे किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। बात समझ में आ गया? तो ये इस पर लगाएगा, तो इसको मैं नाम दे रहा हूं F21 वेक्टर, यानी 1 के रेस्पेक्ट में किस पे लग रहा है बेटा, 2 पे लग रहा है, ठीक है। अब ये Q2 किस पे लगाएगा, Q1 पे लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी भाई, ये आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या नाम देंगे, F12 वेक्टर, यानी 2 के रेस्पेक्ट में 1 पर। बात समझ में आ गया कि नहीं गया? अब एक बात बताओ बेटा, अगर आप इधर से इधर जा रहे हो, आप इधर से इधर जा रहे हो, तो आप 1 के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, तो उसको दोगे R21 वेक्टर नाम दोगे। क्या नाम दोगे, R21 वेक्टर। बात समझ में आ गया? यानी 1 के रेस्पेक्ट में 2 की पोजीशन है, ठीक है। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो इसको क्या नाम दोगे बेटा, R12, यानी 2 के रेस्पेक्ट में किसका, 1। पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है कि नहीं है भाई, डायरेक्शन ही तो अपोजिट है बेटा, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे एक बात तो ये समझ, क्या डायग्राम समझ में आया कि नहीं है? पहले 2 चार्ज लिए Q1 और Q2, फोर्स की डायरेक्शन हमने डिफाइन कर ली, वही जिससे चल रहे हो तो इसका उसके रेस्पेक्ट में हम उसका डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, और जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो फाइनल वेक्टर माइनस क्या होता है बेटा, इनिशियल वेक्टर, यानी अंतिम स्थिति सदिश माइनस क्या होता है बेटा, प्रारंभिक स्थिति सदिश होता है। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं भाई कि R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बेटा, कि
यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ Q2 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q1 चार्ज, ठीक है। और R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, पोजीशन ऑफ Q1 चार्ज विद रेस्पेक्ट टू Q2 चार्ज। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? अब देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब हम फोर्स को लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R क्यूब। बेटा Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वैसे इसको मोड फॉर्म में लगाना चाहिए। समझ में आ गया? जो कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा था कि दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैग्नीट्यूड के इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई फोर्स, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by Q2 चार्ज। समझ में आ गया कि Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसने कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया, उस पे लगा है, ठीक है बेटा। तो इस पे कितना लगा है, F21 वेक्टर लगा है, तो कितना लिखोगे, F21 वेक्टर, ये फॉर्मूला ध्यान रखते हुए लिखना। समझ में आ गया, इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन, अब बेटा देखो सुनो, आप यानी कि 2 पे लिख रहे हो तो 1 के रेस्पेक्ट में लिखोगे, तो अपन को केवल डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेना है, तो R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी अब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो डायरेक्शन नहीं आती उसमें ना, और ये क्या आ जाएगा R21 वेक्टर। समझ में आया कि नहीं है? क्या इक्वेशन समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया बेटा, फर्स्ट दे दिया। क्या दे दिया इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद में मैं ये कह रहा हूं कि भाई दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं उसको और ध्यान से सुनना आपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 चार्ज बाय Q1 चार्ज, ठीक है। अब Q1 पे कितना लग रहा है बेटा, F12 लग रहा है, कितना लग रहा है, F12 लग रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास में, F12 वेक्टर इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और ये R के 12 आ गया। समझ में आ गया कि नहीं है? एक चीज मैं बात बता रहा हूँ, आप लोग इस चीज को जानते हो या नहीं जानते, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों इक्वेशन तो बहुत इजीली समझ में आ गई होंगी। क्या करना है, F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R केप से लिखना है, बट वो किसके रेस्पेक्ट में, उसको हमें ध्यान में रखते हुए लिखना है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी डायरेक्शन जस्ट क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। चेंज तो होती है पर जस्ट अपोजिट। आर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो माइनस आर क्यूब किधर होगा, आर वेक्टर इधर है तो माइनस आर वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। मान लो एक्स वेक्टर इधर है तो माइनस एक्स वेक्टर किधर होगा, जस्ट अपोजिट। समझ में आ गया? यानी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनकी डायरेक्शन जस्ट क्या होती है, अपोजिट होती है। क्या होती है, अपोजिट होती है। पर एक चीज बताओ बेटा मुझे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा कि नहीं होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब उनका परिमाण तो सेम होगा बेटा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, अब मेरे को थोड़ा सा रब करना पड़ेगा भाई। एक चीज समझो आप, पहली बात तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर।
क्या मेरी ये बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आई आपको? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन अपोजिट है तो मोड लगा दिया तो वैल्यू वैल्यू आ गई। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा यहाँ से, तो क्या मैं r12 वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर जो है, क्या उसको r21 वेक्टर का मोड का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में जैसे वैल्यू पुट करोगे आप, तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू k मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन r21 वेक्टर मोड का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया r के क्वांटम। बेटा इसको चेंज नहीं कर सकते, समझ में आ गया? हम इसी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। आर के तो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ तो हम नहीं कर सकते। अगर अब मैं इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरी की पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? -f12 वेक्टर इज इक्वल टू के मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन मोड r21 वेक्टर का होल स्क्वायर और -r12 के। वो तो नेगेटिव साइन है, कहीं भी काम में ले लो, सब मल्टीप्लाई में है, तो उस नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ यूज कर लिया। बात समझ में आ गया? अब आपको मैं ये भी कह रहा हूँ कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी? जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसकी 2 से 1 की ओर है तो माइनस करते ही किधर हो जाएगी? 1 से 2 की ओर। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो एक चीज याद रखना आप हमेशा, -r((12) क्या आ गया आपके पास है? 1 चल रहा था ना, हाँ, 1 2 के आ गया आपके पास में, इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? r((21), यानी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या मैं -r12 के की जगह क्या लिख सकता हूँ? r((21) लिख सकता हूँ। तो जैसे ये लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? -f12 वेक्टर इज इक्वल टू के मोड ऑफ q1 मोड ऑफ q2 अपॉन मोड r21 वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? r((21), इक्वेशन 2 3 जो भी है। बात समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, इक्वेशन फर्स्ट का पूरा आप इधर से देखो, दिख रहा है आप लोगों को? और पूरा का पूरा ये देखो, क्या दोनों चीजें सेम है? दोनों चीजें सेम है, तो क्या मैं कर सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो ऑन देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, जैसे इनसे बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? आपके पास में आ गया f21 वेक्टर इज इक्वल टू -f12 वेक्टर, ये आ गया आपके पास में। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? f21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? -f12 वेक्टर। इसका मतलब ये बेटा कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है, और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? एक्शन टू रिएक्शन। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कि आप किसी चीज पे जितना फोर्स लगाओगे वो भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसको न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं, एक्शन टू रिएक्शन। बात समझ में आ गया? क्रिया की प्रतिक्रिया लॉ होता है ये। इसका मतलब ये कि Q1 का वैल्यू कितना है इस चीज पे ये बात डिपेंड नहीं करती है, Q2 का कितना है। Q2 Q1 पे जितना लगाएगा उतना उतना Q1 किस पे लगाएगा? Q2। तो कई बार पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूटन के कौन से लॉ को फॉलो करता है, तो आप लिखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये वेक्टर फॉर्म था किसका? कूलॉम्स लॉ का। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना, आपको एक बार Q1 और Q2 चार्ज लेना है, R1 और R2 वेक्टर लेना है। ठीक है, दोनों का फोर्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर एक को चेंज कर दो, कोई से को भी कर दो चाहे। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई भी एक इक्वेशन को चेंज करते चले जाओ। बात समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया था, जो नीचे इनका था तो दूसरी इक्वेशन का चेंज कर दिया था मैंने, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके फिर डायरेक्शन को भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फिर दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करते आपके पास में ये रिजल्ट निकल के आएगा। समझ में आ गया? और ये प्रूव करता है कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन टू रिएक्शन लॉ को। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? सही से बताओ, समझ में आ रहा है?
ठीक है, एक चीज और बात बता रहा हूं आपको यहां से, जो कूलॉम्स लॉ होता है ना बेटा, जो कूलॉम्स लॉ होता है, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात देखो मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बट आपको ध्यान रखने हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कूलॉम लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स, इसकी कुछ बातें हैं इनको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली और ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। बिंदु आवेशों के लिए और वो भी रुके हुए आवेशों के लिए क्या होता है बेटा, एप्लीकेबल। क्यों होता है इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा जब अपन मैग्नेट पढ़ेंगे, क्योंकि मूविंग चार्ज क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, जनरेट करता है। तो अगर चार्ज मूव करेगा, चार्ज चलेगा, तो वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स और आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो वो अकेला क्या नहीं रह पाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं यहां से, इस बात को समझने की कोशिश आप करें कि कूलॉम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस। स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस के लिए क्या है बेटा, एप्लीकेबल है। इट इज नॉट टू एप्लीकेबल फॉर द मूविंग चार्जेस, यानी जो चार्ज चल रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, और जो लार्ज अमाउंट में जो चार्ज है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके लिए भी ये क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मूविंग चार्ज, चलने वाले चार्जों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि कूलॉम्स लॉ इज एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर एंड लेस देन, यानी बेटा ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर का हो या उससे कम हो, उसके लिए ये क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इतनी कम डिस्टेंस में कौन आ जाता है, न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। कौन आ जाता है, नाभिकीय न्यूक्लियर, इसकी जो साइज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर की होती है, तो फिर उसमें न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पे इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि कूलॉम्स लॉ इज not applicable for the distance of 10⁻⁻15 meter order and less than from it। ठीक है बेटा, इससे लेस देन जो होते हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज इन द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स इज इफेक्टिव। इतने ऑर्डर में कौन इफेक्टिव हो जाता है बेटा, न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हो जाता है, नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है, इसलिए इसमें ये नहीं होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कूलॉम्स लॉ होता है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन टू रिएक्शन को, याद रह जाएगा। तो अगला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं कि कूलॉम्स लॉ इज फॉलो
Coulomb's law is follow Newton's third law of motion. It means it follow action to reaction law. ठीक है बेटा, एक्शन टू रिएक्शन को क्या करता है, ये फॉलो करता है। उसके बाद में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये कैसा होता है बेटा, सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स वो होते हैं जो लाइन जॉइनिंग लाइन के अलोंग ही लगते हैं, ठीक है ना, उन सबको हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो यहाँ पे अगली बात जो बता रहा हूँ कि है कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, इज सेंट्रल फोर्स। बात समझ आ गया क्या है बेटा, सेंट्रल फोर्स है एंड कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव नेचर का क्या होता है बेटा, फोर्स, एनर्जी लॉस इसमें नहीं होती। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एनर्जी लॉस नहीं करता है। जो फोर्स एनर्जी लॉस करते हैं वो क्या होते हैं बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है देखो, इसके बाद में हम जो बात कर रहे हैं, पहले मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ आपसे, सभी लोग सोचना उसके बारे में। एग्जाम्पल का एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और उसकी वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 20 माइक्रोकूलम। इस Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया वो लगाया 10 न्यूटन का। कितना लगाया बेटा, 10 न्यूटन। तो Q2 Q1 पर लगाएगा, ये वाला ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन या 40 न्यूटन। 4 ऑप्शन आपके पास में। Q1 Q2 पे कितना लगा रहा है बेटा, 10 न्यूटन का। Q1 Q2 पे लगा रहा है कितना, 10 न्यूटन। तो Q2 Q1 पर लगाएगा, ये 4 ऑप्शन है। सोचो है, सोचो।